हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। और इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये उस सीरीज का पहला सेशन रहेगा जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सारे मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले मैट्रिसेस के, फिर डिटर्मिनेंट के, फिर रिलेशन फंक्शंस के, ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस। और ये इंटेंशनली हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि स्टूडेंट का माइंड स्विच होता रहे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, और आपको एग्जाम में भी यही सिचुएशन फेस करनी है। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस भी ऐसे करो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. Okay, if both of them try to solve the problem independently, then we have to find the probability. दो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रॉब्लम इज सॉल्व, एंड द सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द probability that exactly one of them solves the problem. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी कि ए से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्वेश्चन बी से सॉल्व हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है। अच्छा, ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ए से ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/2। बी से ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व किस किस केस में होगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर ए और बी दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना, या फिर अगर ए सॉल्व कर दे बट बी से क्वेश्चन सॉल्व ना हो, इस केस में भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। या फिर ए से सॉल्व ना हो बट बी से सॉल्व हो जाए। तो इन तीनों केसेस में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों को इंडिपेंडेंटली निकाल लो, अलग अलग केसेस बनाकर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करो। एक तरीका तो ये है, बट बेटर वे आउट ये है कि आप ऐसा कर लो कि वन में से, वन क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें से सिर्फ वो केस माइनस कर दो जो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही केस में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब ए और बी दोनों नहीं कर पा रहे, है ना। इट्स अप टू यू, आप या तो इन तीनों को निकाल के ऐड करो, या फिर आप वन में से माइनस कर दो वो वाला केस जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कब सॉल्व नहीं होगा, व्हेन ए एंड बी बोथ कैन नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस, एंड वी कैन मल्टीप्लाई देम बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए से ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी से ना होने की 2/3। सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2/3, so 2/3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके लिए क्या करेंगे, ए करे बी ना करे सॉल्व, या फिर बी कर ले और ए ना करे, है ना। इस केस में देखो किसी एक से सॉल्व हो पा रहा है, इसमें ए कर रहा है बी नहीं कर रहा, बी कर रहा है और ए नहीं कर रहा, दोनों केसेस को इंडिपेंडेंटली निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी से ना होने की 2/3, प्लस ए से ना होने की 1/2 और बी से होने की 1/3। So it comes out to be 2/6 and 1/6, 3/6. That means 1/2 is correct answer for this question. ठीक है। इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली लेने का रीजन ये है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हमने दो स्टूडेंट्स लिए हैं, ए और बी, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन और भी दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसमें दो की बजाय तीन कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही करना है उसमें भी। अब आपको लेट से इंस्टेड ऑफ ए एंड बी आपको तीन स्टूडेंट्स दे दिए जाते हैं कि इन तीन स्टूडेंट्स हैं ए बी और सी, और उन तीनों की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना क्या होना चाहिए। ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और सी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। एंड इफ आई आस्क व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन गेट्स सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर वही केसेस बनाने पड़ेंगे। या तो ए बी सी तीनों से हो जाएगा, ए और बी से होगा, सी से नहीं होगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। या तो तीनों से ही सॉल्व हो जाए, ए बी और सी से, या फिर किसी दो से हो जाए, ए बी से हो जाए सी से ना हो, या फिर ए और सी से सॉल्व हो जाए बी से ना हो, या फिर बी और सी से हो जाए ए से ना हो, है ना। क्वेश्चन तो इसमें भी सॉल्व हो ही रहा है। या फिर ए और बी दोनों से ही ना हो बट सी से हो जाए, ए और सी दोनों से ना हो बट बी से हो जाए, बी और सी दोनों से ना हो ए से हो जाए, है ना। इन सब केसेस में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट इतने सारे केसेस निकालने की बजाय बेटर ये है कि आप वन में से वो माइनस कर दो
जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, किसी से भी नहीं सॉल्व हो रहा। बस इसी केस में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज तो इन हर केसेस में क्वेश्चन का आंसर तो निकल ही रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ए के ना होने की प्रॉबिलिटी 1/2, बी के ना होने की कितनी हो जाएगी 2/3, और सी के ना होने की 3/4। इफ आई solve this, I'll get 1 minus 1/4, 3/4. So 3/4 will be the correct answer for this question. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट इवेंट वाली एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट अ डाई इज रोल्ड थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of getting at least one even number। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब आपको ये गिवन है कि एक डाइस को 3 बार फेंका गया और उन तीनों में से कम एक बार तो इवन आना ही चाहिए। 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक बार इवन आना चाहिए। तो अगर आप इवन को लेकर चलोगे, है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार इवन आने वाला केस, 2 बार इवन आने वाले केस और 3 बार इवन आने वाले केस ऐड करने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए एटलीस्ट 1 इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवन नंबर, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दो कि एक भी इवन आए, नो इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि इसी केस में तो इवन नहीं आ रहा, बाकी तो सब में एक तो इवन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक भी इवन ना आए, और एक डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो ना आने की क्या होगी, मतलब ऑड आने की क्या हो जाएगी, वो भी 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स नो इवन, पहला भी इवन ना आए, दूसरा भी इवन ना आए, और तीसरा भी इवन नंबर ना आए। तो योर आंसर विल बी 1 minus 1/8, दैट मीन्स 7/8। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देखो, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए, और भी काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट टॉपिक। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको मैट्रिक्स ए निकालनी है। मैट्रिक्स ए के साथ एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गिवन है। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर पता हो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता, आप मैट्रिक्स ए कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो लेट अस एज्यूम, मुझे ये पता है जो पहले वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि ए का ऑर्डर है m/n, और जो मैट्रिक्स मिल रही है मुझे रिजल्टेंट, वो भी मिल रही है 3/2 ऑर्डर की। नाउ बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मुझे पता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर ये दो एलिमेंट सेम हो, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब m की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, और जो इन्हें मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगी वो मुझे मिलेगी 3/n की, बट मिल रही है मुझे 3/2 की। इसका मतलब n कितना आ गया, n भी 2 आ गया और m भी 2 आ गया। तो एक बात तो पता चल गई मुझे कि a इज अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से a इज a b c एंड d। मैंने ये मान लिया कि a मैट्रिक्स a b c d। ठीक है, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर 2 -1 1 0 -3 4। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a b c d, और हमारा आंसर आ रहा है -1 -8 1 -2 and 9/22। we need to calculate value of a b c d। अब तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन रह गया, लेट्स मल्टीप्लाई दिस। तो आपको पता है इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 2a - c 2b - d a b -3a + 4c and -3b + 4d। this is equal to -1 -8 1 -2 9/22। ठीक है, तो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a कम्स आउट टू बी 1, b कम्स आउट टू बी -2, ये तो डायरेक्ट आ गया, और हमें पता है -3a + 4c दिस इज इक्वल टू 9। इफ आई पुट a एज 1 हेयर,
विल गेट वैल्यू ऑफ सी एस 3 और -3b प्लस 4d दिस इज गिवन एज 22। अगर आप b को -2 डालोगे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा बिकॉज इट कम्स आउट टू बी 6, तो d की वैल्यू 4 आ रही है। सो वी कैन से A matrix is 1, -2, 3 and 4. So this is final answer to this question. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रीज़न ये है, देखो एक तो आपकी मल्टीप्लिकेशन चेक हो जाती है एग्जामिनर से, है ना, और आप वो ये भी चेक कर लेता है कि आप ऑर्डर भी निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालो, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करके बाकी सभी एलिमेंट्स निकालोगे। ठीक है, मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा एक एग्जाम्पल भी गिवन है, लेट मी गिव यू दैट ऑल्सो। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का आई गेस 12th क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन ऐसा गिवन है आपको, A is a matrix and if A is multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, you are getting -7, -8, -9, 2, 4, 6 and you have to find value of matrix A। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके उसके सभी एलिमेंट्स निकालने। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है कई बार ना, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, लो मैं आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, a इंटू 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू लेट से 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब आप ये कहो इस क्वेश्चन, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करना चाहो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए का ऑर्डर निकाल लो, और ए का ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट ए बी सी डी जो भी आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। बट एक और वे आउट है इसके लिए, यहाँ पर आप इसको ए मान लो, इसे एक्स मान लो और इसे वाई मान लो, तो ए इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इनवर्स। यहाँ पर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाई करोगे वाई के साथ, तो आपके पास आंसर ए का आ जाएगा। यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो सकता है बट यहाँ पर नहीं हो सकता। उसका रीज़न आपको पता है क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो इन्वर्स है वो आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप इन्वर्स वाले मेथड से कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर आप इन्वर्स वाला मेथड नहीं लगा सकते हो। वहाँ पर आपको एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी एज्यूम करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स ए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ let's move on to the question number 3. Question number 3 is, this question is from your relation and functions exercise. Check whether the relation A on the set R of real number defined as A is AB where A is less than equal to B square। आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कैसे किया जाएगा? वो प्रूव नहीं करना है, आपको चेक करना है। तो अगर आपको चेक करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, यू हैव टू फाइंड अ काउंटर एग्जाम्पल। आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर वो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। बट कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं व्हेन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की है, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की। तो आप कहोगे कि ये इसकी ज़रूरत क्या थी, हमें तो पता ही है और यहाँ पर तो पूछा नहीं गया उसकी कंडीशंस को। तो देखो, कभी भी आपके पास एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है
जो डेफिनेशन बेस्ड है, या फिर आप ये कह लो कंडीशंस चेक करने के लिए जिसमें कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप वो फॉर्मूला एग्जाम में ज़रूर लिखोगे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कंडीशन तो पता ही है ना। लेट अस सपोज एग्जाम में बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ द साइट, आपने आज तक देखा ही नहीं है, बट आपको ये पता है कि उस क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये चेक करना है, तो आपको डेफिनेशन ज़रूर लिख के आनी है, बिकॉज बोर्ड में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। लेट से आपसे आगे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या आपको आगे को क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आपने डेफिनेशन सही लिखी है, स्टेटमेंट्स, कंडीशंस, फॉर्मूलेज ये सही लिखे हैं, तो आपको उनके नंबर मिलेंगे। तो मेक श्योर कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन करो, मेक इट अ हैबिट कि आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हो, जो भी आप कंडीशन यूज़ कर रहे हो, जो भी डेफिनेशन यूज़ हो रही है, आप जितना बेटर वे में उसे एक्सप्रेस कर पाओगे, लिख पाओगे, आपको स्टेप मार्किंग में उसके उतने नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए बिलोंग कर रहा है आर को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। अब देखो, अगर मैं 2 ले लूँ, 2 तो बिलोंग कर रहा है, रीजन बीइंग बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। बट ये तो सिर्फ इस केस के लिए कर रहा है, और मैंने तुम्हें कहा है ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर रियल नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए। बट आप अगर आप 1/2 और 1/2 देखोगे, तो ये तो नहीं बिलोंग कर रहा, है ना। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, और 1/2 1/4 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वी आर गेटिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रिलेशन गिवन, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव एट ऑल। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो आपको ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देखो, मैं 1 2 देख लेता हूँ। 1 2 बिलोंग कर रहा है यार को, बिल्कुल कर रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 1 तो नहीं कर रहा, है ना। क्यों? बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर और ऐसा मिल गया जो सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब बाकी और ऑर्डर्ड पेयर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये कंडीशन मिल गई मुझे, एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल रहा है जो सिमेट्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। लेट अस एज्यूम इफ आई से चलो आप 10 और 4 ले लो, और एक 4 और 3 ले लेते हैं। बिलोंग कर रहे हैं यार को, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये दोनों इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में लाई करेंगे। बट 10 3 बिलोंग करेगा? 10 3 नहीं बिलोंग करेगा इस रिलेशन को, बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। सो वी कैन से दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। और वैसे आपको पता है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाए तो उसे हम इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ज्ञान की बात है, जहाँ पर मिल जाए सुन लो। ठीक है, याद रहेगी। और ऐसी बातें बार बार बीच में बोलते रहा करो, प्रैक्टिस करते समय, रिवीजन करते समय। जो भी चीज़ें, एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो उसका मतलब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप एक टॉपिक को कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं उसको बार बार बोलते रहो, बार बार लिखते रहो, तो उससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड गुम हो गया 52 कार्ड में से, और जो बाकी बचे हुए कार्ड हैं उसमें से आपने 2 कार्ड निकाले हैं और वो दोनों ही डायमंड आ गए। आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड पहले गुम हो गया था वो एक डायमंड कार्ड है। ठीक है, ओके। जब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तो देखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बट मेरा इस क्वेश्चन को देने का पर्पज़ ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए, क्योंकि इसके अंदर 2-3 ट्रैप्स हैं क्वेश्चन में जहाँ पर बच्चा फंस जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, मैंने इवन मान लिया लॉस्ट कार्ड डायमंड को, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितने कार्ड डायमंड होते हैं? तो वी नो देयर आर
13 डायमंड्स और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो लॉस्ट का डायमंड इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। लॉस्ट का डायमंड ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/4, दैट विल बी 3/4। इसके बाद आपने 2 कार्ड निकालने हैं और वो दोनों ही डायमंड आ जाए, व्हेन लॉस्ट कार्ड वाज आल्सो डायमंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एक कार्ड गुम हो चुका है तो आपके पास कितने कार्ड बचे, 51, और आप 2 कार्ड एक साथ निकाल रहे हो, तो यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन हेयर 51C2, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। और आप कह रहे हो कि दोनों डायमंड आए जबकि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड था, एक डायमंड तो गुम हो चुका है, तो अब कितने डायमंड बचे, अब तो 2 ही डायमंड बच गए ना, तो इट विल बी 12C2। probability of getting both diamond when lost card was not diamond, अब lost card diamond नहीं है तो ऊपर 13C2, नीचे 51C2 आएगा, है ना। now you can apply Bayes theorem। by Bayes theorem we need to calculate probability, किस चीज़ की probability निकालनी है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, लॉस्ट कार्ड डायमंड मतलब इवन की probability निकालनी है, ये पता है कि दोनों कार्ड तो डायमंड ही आ रहे हैं, तो योर आंसर विल बी बाय बेस थ्योरम P ऑफ E1 into P of D by E1 upon E1 D by E1 plus E2 D by E2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, कैलकुलेट यहाँ पर मत करना क्योंकि मुझे दिख रहा है काफ़ी कुछ कैंसिल होने वाला है। तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1/4 12C2 बाय 51C2 अपॉन 1/4 इंटू 12C2 बाय 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 51C2, है ना। ये कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना देखो कितना आसान है, आपको बताए 4 और 51C2 तो कट ही जाएगा डिनोमिनेटर से, तो काट दें से, चलो कट गया। 12C2 की वैल्यू कितनी आएगी, यू कैन कैलकुलेट इट, 12/2 इंटू 11/1 66 आ रही है, तो वी कैन से दिस इज 66, ठीक है। और ये कितना आएगा 66 प्लस 13C2 कितना आएगा 13/2 इंटू 12/1 78, ठीक है। तो कैलकुलेट करो कितना आंसर बन रहा है, इट कम्स आउट टू बी 6 भी कॉमन लेकर काट सकते हो आप चाहो तो 11/6 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच गया 11/50, दिस शुड बी योर आंसर, ये 3 इंटू 78 है, ठीक है, 11/50, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। Let's move on to the next question. If this function is continuous at x equal to 1, we have to find value of a and b. ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट हम यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही है ना। लेट से आपकी एंड में कैलकुलेशन गलत हो जाए, भगवान ना करे कुछ और गड़बड़ हो जाए, आपने फॉर्मूला तो सही लिखा है ना, फॉर्मूले के नंबर तो मिलेंगे, तो आपने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अब यहाँ पर भी आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले यही लिखना है कि अ फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a if, कब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर a के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ a के। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट, और ये होती है फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर 1 की बात की गई है, तो आई कैन से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ fx, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ऑफ fx, एंड दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1। तो अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू, और थोड़ी सी कम वैल्यू पे फंक्शन क्या रहेगा 3ax प्लस b, दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप पुट कर लो x को 1 माइनस h, आपको पता है एज x अप्रोचेस टू 1
दिस implies h approaches to 0. तो लिमिट h approaches to 0, 3a into 1 minus h plus b, this is equal to 11. h को 0 डालो, you are getting 3a plus b, this is equal to 11. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई. ऐसे आप राइट हैंड लिमिट से निकालो. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और फंक्शन 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू पर फंक्शन रहेगा 5ax माइनस 2b. दिस शुड बी इक्वल टू 11 ऑल्सो. तो इस केस में क्या बनेगा, 5 में माइनस 2b इज इक्वल टू 11 आ जाएगा. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन बन रही है. आप उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 6a प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 22. और सेकेंड इक्वेशन है 5a minus 2b, this is equal to 11. If I add these two equations, I'll get 11a is equal to 33. That means a comes out to be 3. और a की वैल्यू 3 आ रही है, आप पुट कर दो यहाँ पर. b कितना आ जाएगा, b comes out to be 2. और this is your final answer to this question. ठीक है, आपको पता है कॉन्टिन्यूटी में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में. वेरिएबल्स मिसिंग वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको डेफिनेशन जरूर लिखनी है एग्जाम में. कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशंस, फॉर्मूला, इन सबके नंबर एग्जाम में आपको मिलने वाले. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर, बेसिकली फ्रॉम योर डिटर्मिनेंट सेकंड एक्सरसाइज. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपका शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है. बहुत सारी जगहों पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको ये दिया हुआ है कि कॉलिनियर है पॉइंट्स, है ना, और आपको ये पता है कि अगर आपको तीन, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर आपको एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3. If these are the three vertices of a triangle ABC, then area of triangle ABC is given as 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा. और अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, आप खुद सोच के देखो, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या उनसे ट्राइंगल बन सकती है, नहीं बन सकती. तो मैं ये कह दूंगा ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. या आप ये कह दो ये 1 by 2 भी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, सीधा ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है. तो व्हाट वी कैन डू है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं तो वी कैन से x a 0 y 0 b 1 1 1, this should be equal to 0. Now you can expand this determinant, x into 0 minus b minus y into a minus 0 plus 1 into ab minus 0, this is equal to 0. We can say minus bx minus ay प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. या फिर आप ऐसा कह लो कि ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी आ रहा है. इस ए बी को डिनोमिनेटर में ले आओ, यू विल गेट ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू 1. और एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हेयर. यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव. तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है. आपको कोलिनियरिटी कंडीशन पता है. एरिया ट्राइंगल का कभी 0 नहीं हो सकता अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो. 0 तभी होगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर है. तो कोलिनियरिटी कंडीशन होगी दैट दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. वही आपने सब्स्टिट्यूट करना है, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल डाल दो, इजीली आपके पास वो कंडीशन आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी है. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. अब यही आपको सेकंड पार्ट में भी देखो, हम सेकंड पार्ट में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. बट सेकंड पार्ट में आपको इसी कॉन्सेप्ट की एक और टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है. आपसे ये पूछा है दैट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन विद द पॉइंट्स. 2 पॉइंट गिवन है, तो तीसरा पॉइंट मैं मान लेता हूं लेट थर्ड पॉइंट ऑन लाइन बी पी एक्स वाई. ठीक है, ये हमने मान लिया. तो अगर ये एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है तो मैंने कंडीशन आपको बताई है कि जो डिटर्मिनेंट होगा 2 5x 3 minus 7y and 1 1 1, this should be equal to 0. डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. 2 into minus 7 minus y minus 3 into 5 minus x plus 1 into 5y minus 7x, this should be equal to 0. और ये कितना बन रहा है, minus 14 minus 2y minus 15 plus 3x
प्लस 5y माइनस 7x, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से तो एरिया 0 ही आएगा ना। अब आप देखो x की क्या वैल्यू बन रही है, माइनस का 4x आ रहा है, और y वाली वैल्यूज़ क्या बन रही है, 5y और माइनस 2y, दिस इज प्लस 3y और माइनस 14 और माइनस 15, माइनस 29 है उधर ले जाओ, 29 बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तीसरा पॉइंट हमने एक्स वाई सपोज कर लिया, वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है और आपको तीनों वर्टिसेस भी गिवन है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी ये गलती हो जाती है बच्चों से, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो एरिया निकालते हुए वी कैन से एरिया इज 1/2 2 5 k माइनस 6 4 4 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 35 ये गिवन है ना। तो मैं ये आपको मिस्टेक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को दिमाग में रखो वाइल सॉल्विंग एग्जाम योर पेपर। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप ये वाले ट्रैप्स में फंसने वाले नहीं हो, ठीक है ना। तो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2, व्हाट वी आर गेटिंग, ये तो 70 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 5 माइनस के प्लस 1 इंटू 20 माइनस 4 के, ठीक है। यहाँ पर जब आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको इसको मॉड में रखना है, क्योंकि k की वैल्यू मिसिंग है, हमें नहीं पता k पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको ये मॉड में रखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आपको ये मॉड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 0 होने वाला है, तो योर आंसर इज मॉड ऑफ 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k, दिस मॉड इज इक्वल टू 70। और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 50 माइनस 10k, दिस इज इक्वल टू 70। आप 10 कॉमन लेकर काट दो, तो यू आर लेफ्ट विद मॉड ऑफ 5 माइनस के, दिस इज इक्वल टू 7। अब 5 माइनस के का मॉड 7 है, तो 5 माइनस के क्या होगा, प्लस माइनस 7, तो वी कैन से इधर दिस इज इक्वल टू 7 और दिस इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ से k की वैल्यू 12। सो दिस इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो आपके पास k की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, और मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। तो ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसे ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर ना। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेन कंसर्न है हमारा। So here we have another question. This is from your definite integral exercise और properties of definite integral के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। Let's see कैसे करेंगे इसे। So the question is I is equal to 0 to pi x tan x upon secant x plus tan x dx। प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 to pi pi minus x tan of pi minus x अपॉन secant pi minus x प्लस tan ऑफ pi minus x। ये प्रॉपर्टी जो भी यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप साथ में प्रॉपर्टी लिखते रहो कि 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको साथ में लिखनी है। अब tan pi minus x माइनस tan x आएगा, ये माइनस secant x माइनस tan x, माइनस कॉमन लेकर काट देंगे, ठीक है, बट इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी आर लेफ्ट विद 0 to pi pi tan x अपॉन secant x plus tan x dx माइनस x tan x अपॉन secant x प्लस tan x dx, और लिमिट 0 to पाई ही रहेगी इसकी। अब आप ध्यान से देखो, ये तो वही बन गया जहाँ से शुरू किया था हमने, है ना। इसको ले जाकर उधर ऐड कर दें, दैट मीन दिस इज i ओनली, दिस माइनस i विल इवेंचुअली ऐड देयर, यू विल गेट 2i, दिस इज इक्वल टू 0 to pi not x, this is pi tan x अपॉन secant x प्लस tan x dx, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई मुझे। आप एक काम कर सकते हो, tan x को लिखो sin बाय cos, इसे 1 बाय cos sin बाय cos, cos एलसीएम लेकर कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 2y इज इक्वल टू पाई 0 to pi sin x अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब इसे इवेल्युएट करना है इस इंटेग्रल को। आप ये देखो, अगर मैं x की जगह पाई माइनस एक्स करता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, कोई फर्क पड़ेगा इस इंटेग्रल पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है। दिस कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आई होप सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटेग्रल वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एज 2i इज इक्वल टू, हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट हाफ हो जाएगी, बचेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 2 इस 2 से काट दो और मैं न्यूमरेटर में एक 1 ऐड कर लेता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट। आई होप बुरा नहीं माना होगा किसी ने। ठीक है, तो आई किसके इक्वल आया? पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ये बच रहा है पाई, और मैं अलग से लिखूंगा तो इसकी x इंटीग्रेशन होगी है, लिमिट है 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, माइनस इसको पूरे को पाई को बाहर रखते हैं, इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स है, पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या बनेगा? कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया है। आई होप ये समझ आ गया। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, ये वाले इसी कॉन्सेप्ट में यूज़ की थी। पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो दिस विल बी 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू ऑल नो दिस, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना? अच्छा, ये क्या बच रहा है? ये तो पाई बाय 2 बच रहा है मेरे पास, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो नीचे वाला 2 तो बाहर लिख लो, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर सीकेंड स्क्वायर बनेगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x बाय 2। आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत फटाफट कर दिया, तो कोई बात नहीं, आई होप ये बात समझ आ गई है सबको, है ना? 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, वो 2 मैंने बाहर लिख लिया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर सीकेंड स्क्वायर बना, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x बाय 2। ठीक है, आपको एग्जाम में करके दिखाना है। अब एक्स बाय 2 की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो इट विल बी पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो प्रॉपर्टीज यूज हुई है, यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज हुई है। जहाँ भी कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपको प्रॉपर्टी मेंशन जरूर करनी है, क्योंकि आप कभी भी एग्जाम में कोई गलती कर सकते हो। ठीक ठीक है ना? टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो होएगी होएगी, बट आप साथ में ये प्रिकॉशन लेके चलो कि अगर मेरे से कभी आगे गलती हो भी जाती है, मेरी प्रॉपर्टी के, मेरे फॉर्मूलेस के, सबके नंबर मुझे मिलते रहें। Let's move on to another question. This question is from your indefinite integral part. इसमें लिमिट्स नहीं गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो अगर मैं साइन b माइनस ए से करूंगा, वी आर लेफ्ट विद दिस। ठीक है, और मेरा मोटिव क्या है साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, वो भी अभी मेरी मंशा क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, है ना? अब आप सबको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला? दिस इज साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। ठीक है, ये बचा हुआ है हमारे पास। ओके, अब आप अलग अलग इंटेग्रल बना लो, मतलब एक बार इसको इस पार्ट के नीचे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो क्या बचेगा? वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटेग्रल, इसके नीचे ये लिखेंगे तो साइन x माइनस ए कटने वाला है, कॉस बाय साइन इज कॉट,
कॉट एक्स माइनस बी माइनस, जब इसके नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस बी कटने वाला है, वी आर लेफ्ट विथ कॉट एक्स माइनस ए। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, विल बी गेटिंग 1/sin b माइनस ए। और कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन, तो दिस विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ साइन x minus a plus c. So your answer is 1/sin b minus a into log of sin x minus b upon sin x minus a plus c. This is your final answer to the question. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता 1/cos x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, मतलब डिनोमिनेटर में एक कॉस है और एक साइन है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मेक श्योर देखो मैंने यहाँ पर दोनों साइन या दोनों कॉस होंगे तो साइन भी माइनस ए से करूँगा, वो ऐसा इसलिए मुझे पता है जब इसका फॉर्मूला खुलेगा उसमें एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, एक साइन तो कट जाएगा और एक कॉस पे साइन कॉट बन जाएगा। बट अगर एक कॉस और एक साइन ऑलरेडी है तो अब इसमें मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस बी माइनस ए से। ठीक है, याद रखना कि अगर एक साइन या एक कॉस है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है बी माइनस है तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं ना, कॉस बी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट कब कॉस से करना है कब साइन से ये आपको ध्यान से समझना है। अगर दोनों साइन या दोनों कॉस होंगे डिनोमिनेटर में तो आपको साइन बी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर एक कॉस और एक साइन होगा तो आपको कॉस बी माइनस से करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसमें एक कॉस कटेगा एक नहीं कटेगा, और साइन वाले में भी एक साइन कट जाएगा कॉस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पता होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर maxima minima application of derivative. A point on the hypotenuse of a right triangle is at a distance of a and b from the sides of triangle. You have to prove that the minimum length of hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. चलो देखते हैं, तो let us say this is right angle triangle और यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC. We have a point on hypotenuse such that a distance from the sides is a and b, ये distance a और b लेंथ के। ठीक है, इसको थीटा मान लें, let us say this angle is थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये पता है आप सबको, वो मैंने थीटा मान लिया। अब अगर आपको ये a, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ m और n, अगर आपको ये a गिवन है तो आप इस ट्राइंगल में आप मुझे बता सकते हो ये am अपॉन a क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बोलो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। बट हमें am की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ने वाली है लेंथ को निकालना है ना, मैं लेंथ का मतलब इसको a x कह देते हैं, ax। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ax की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a सीकेंड थीटा, ये ax की वैल्यू है। ऐसे यहाँ से cx की वैल्यू निकालो, इन दोनों में कौन सा रिलेशन आएगा, साइन थीटा का रिलेशन आ जाएगा, तो वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन सी एक्स, तो सी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, b कोसिकेंट थीटा। तो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ax एंड cx। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, a सीकेंट थीटा प्लस b कोसिकेंट थीटा के। ठीक है, ये रिलेशन तो हमने निकाल लिया, मैंने इस एंगल को थीटा सपोज किया, इस ट्रायंगल में a जो गिवन था उससे मैंने ax की वैल्यू निकाली और इस ट्रायंगल में b से cx की वैल्यू निकाली और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो L कम्स आउट टू बी a सीकेंट थीटा प्लस b कोसिकेंट थीटा। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, a के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, सोचने वाली बात है।
तो ए और बी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट्स हैं, गिवन है हमें। थीटा हमने खुद पैरामीटर सपोज किया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट विल गेट, वी गेट dl by d theta, this is equal to a secant theta tan theta, cosecant का डेरिवेटिव माइनस b cosecant theta cot theta, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट किया है, पुट इट इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है कि जो डेरिवेटिव है दिस शुड बी इक्वल टू 0। कितना बन जाएगा ये, a साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा की वैल्यू आ रही है b बाय a, है ना। तो tan थीटा कितना बन रहा है आपका, आपका tan थीटा बन रहा है b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई। आप सोच के बताओ, अगर एक ट्राइंगल में tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, tan थीटा ये आ रहा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है यहाँ से, कितना बनेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया हमने, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू निकली थी, मैंने ट्राइंगल बनाकर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। हमें तो मिनिमम लेंथ हाइपोटेन्यूज की निकालनी है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, a सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या बनेगा यहाँ से बताओ, इट विल बी रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 1/3 प्लस b कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा आएगा रूट a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, ये आप बाहर कॉमन ले लो, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, कॉमन लिया, क्या बचेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2। क्यों बचा ये, क्योंकि ये a की पावर 1/3 ऊपर आकर माइनस होगा ना, ये बचेगा, ये ऊपर अगर माइनस होगा b में से, ये बचेगा। अब ये बेसिस सेम है, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1, बेसिस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएंगी, तो पावर विल बी 3/2, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वो यही आ रही है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। आपकी केस स्टडीज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बना के। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया ये कंडीशन तो दोनों की है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम की भी यही कंडीशन है, मिनिमम की भी यही कंडीशन है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लेंथ मिनिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2l बाय d थीटा स्क्वायर। तो जो एक बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, जो भी साइन कॉस टेन जिसकी वैल्यू पुट करनी है पुट करो, और वो क्या आना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तब वो मिनिमम है, और अगर मैक्सिमम प्रूफ करना होगा उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड the subset of R in which the function fx is equal to x mod x is differentiable twice। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर इसका निकल सकता है वो हमें बताना है। तो fx आपको गिवन है x mod x, तो हम ऐसा लिख सकते हैं fx की वैल्यू या तो x स्क्वायर होगी या 0 होगी या फिर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। x स्क्वायर कहाँ पर होगी, when x is a positive value, 0 when x is equal to 0, and minus x square when x is less than 0, ठीक है। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है, एक्स मॉड एक्स की वैल्यू ये आ रही है। अब अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव कर लूँ, तो एफ डैश एक्स इट कम्स आउट टू बी 2x 0 माइनस 2x, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन से इट विल बी 2 0 और माइनस 2 कब आएगा, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, फॉर x इक्वल टू 0 तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 0 पे, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूं 0 के ऊपर, दे आर नॉट इक्वल। एक वैल्यू 2 आ रही है और एक -2 आ रही है। तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ट्वाइस एट x इक्वल टू
0। 0 पॉइंट पर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह कहीं भी आप निकाल के देख लो, अगर मैं 1 पे 2 पे -3 पे -4 पे कहीं भी पूछूं, वहां पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है, बट 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, सो वी कैन से इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यही निकालना था हमें कि सबसेट ऑफ आर, मतलब वो इंटरवल बताना है कि कहाँ पर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, ठीक है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के ऊपर इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट log of log x plus 1 by log x whole square. ओके, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या कर सकते हैं इसमें? आप एक काम करो, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट log x as t। अगर log x को t सपोज कर लिया तो x विल बी e टू द पावर t एंड dx विल बी e टू द पावर t dt, ठीक है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ log of t प्लस 1 by t स्क्वायर e टू द पावर t dt। ये इंटेग्रल बन रहा है, और हमें ये पता है कि इंटेग्रल होता है इस टाइप का कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका आंसर e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी आता है। बट प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर एक, कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पे, बट ये log x का डेरिवेटिव तो 1 बाई टी स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पर हम वो यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। बट एक काम करते हैं, लेट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 बाई टी। 1 बाई टी एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ log t प्लस 1 बाई टी ई टू द पावर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, या आप माइनस कॉमन निकालो वो बेटर रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो एक इंटेग्रल ये बन गया, एक इंटेग्रल ये बन गया। अब यहाँ देखो, log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी है और 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो वी कैन से दिस विल बी ई टू द पावर टी log t माइनस ई टू द पावर टी इंटू 1 बाई टी प्लस सी। सो दिस शुड बी आवर आंसर। अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t क्या था? t इज log x एंड e टू द पावर t इज x। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लोगे, e टू द पावर t की जगह x लिखो, और log ऑफ log x माइनस e टू द पावर t इज x अपॉन log x प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको ये रूल याद रखना है, e टू द पावर x को अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए साथ में, तो उसका आंसर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आता है। आप प्रूव भी करना चाहते हो, प्रूव भी कर सकते हो इसको, है ना। यहाँ पर आप ई की पावर एक्स एफ एक्स को कुछ मान लो, लेट से मैं जेड मान लेता हूँ, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये डी जेड बन जाता है। तो वी कैन से दैट दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, इट कम्स आउट टू बी जेड प्लस सी। और जेड क्या होता है? जेड को हमने ई टू द पावर एक्स एफ एक्स सपोज किया हुआ है, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आपको एक तो ये रूल पता होना चाहिए, और इस रूल को अप्लाई कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट दिस इनटू द टाइप ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और जब वो टाइप कन्वर्ट कर लिए उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एरिया रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और आपको करना क्या, यू हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज अ पैराबोला एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है आपको वो इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको इन दोनों कर्व्स को लिखना है, दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, और इसको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम पे प्लॉट करना है। So x square equal to 4y, this is basically upward parabola, कुछ ऐसा बनेगा ये। और x इक्वल टू 4y माइनस 2, इस स्ट्रेट लाइन को बनाना है, एक बार y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आएगी -2, और एक बार x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एंड इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स,
ये जो लाइन है दिस इज x इज इक्वल टू 4y माइनस टू एंड दिस इज पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है हमें ये कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दो इस कर्व में, यू विल गेट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ इसके, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। x कम्स आउट टू बी 2 एंड माइनस वन। x की वैल्यू 2 और माइनस वन आ गई है। अभी आप किसी भी कर्व में डालो, बेशक आप पैराबोला में डालो या स्ट्रेट लाइन में डालो, y की वैल्यू वैल्यूएट करो। अगर x को 2 डालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y 1 आएगा। x को माइनस वन डालेंगे तो 1/4 आएगा। तो वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर 2 1 एंड माइनस वन 1/4। तो ऑब्वियसली 2 1 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा, दिस विल बी 2 1 एंड दिस विल बी माइनस वन 1/4, ठीक है। अब हमें जो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट आप x की ले लो -1 से लेकर 2 तक, -1 से 2 तक, और वैल्यू आपको y की लेनी है इस ऊपर वाले कर्व से। ऊपर वाला कर्व कौन सा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से y कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी x प्लस 2 डिवाइड बाय 4। जो भी ऊपर वाला कर्व है, ऊपर वाला कर्व इस पे स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, इट कम्स आउट टू बी x प्लस 2/4। अब इतने पार्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको -1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस लाइन के नीचे का सारा एरिया x एक्सिस तक आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स के बीच में -1 से लेकर 2 तक इस लाइन के नीचे का सारा एरिया, दिस इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेपीजियम, ठीक है। बट हमें सारा एरिया चाहिए नहीं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो एरिया जो इस पैराबोला के नीचे। तो आप क्या करोगे, इस पैराबोला से y की वैल्यू निकालो। पैराबोला इक्वेशन x इक्वल टू 4y, तो पैराबोला से y की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। तो अब एक काम करो, ये 1/4 तो पूरे में से ही कॉमन ले लो, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 की 2x हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट्स -1 से 2, इट कम्स आउट टू बी 1/4। पहले 2 पुट करें, 2 पुट करने से क्या बनेगा, 4/2, इट विल बी 2 प्लस 4 माइनस 8/3, माइनस फिर पुट करेंगे -1, तो इट विल बी 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। अब आप इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ओके। सो दैट मीन्स whenever you need to calculate the area between two curves, कभी भी दो कर्व्स के बीच, नॉर्मली क्या होता था कि पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते थे, बट आजकल दो कर्व्स के बीच का एरिया सीबीएसई ने सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, बट फिर भी काफ़ी सैम्पल पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। इट्स बेटर कि आप एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा करके जाओ, इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी रहा जाता है तो आपको वहां पर सिचुएशन खराब ना हो, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़ी डील नहीं है, ऊपर वाले कर्व के बीच नीचे का एरिया निकालो एक्स एक्सिस तक का, उसमें से माइनस कर दो नीचे वाले कर्व के नीचे का, ठीक है। दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, next question is show that y is equal to log 1 plus x minus 2x by 2 plus x. This is an increasing function of x throughout its domain. और डोमेन क्या दिया हुआ है, x is greater than -1। मतलब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जब भी इस फंक्शन में x की वैल्यू कोई भी -1 से बड़ी डाली जाएगी तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट dy by dx। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट विल बी 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा लें, इस 2 को बाहर लिख लो, x बाय 2 प्लस एक्स में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर एज इट इज x की डिफरेंशियल 1 माइनस फिर x एज इट इज उसके डिफरेंशियल भी 1। सो इट विल बी 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1।
अब आप ये देखो, ये 4x कट गया, ये 4 से ये 4 भी कटेगा, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, एक सिंपल सा सिनेरियो है, डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, तो मुझे लगता है स्क्वायर्ड क्वांटिटी है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वो सारा भार इसके कंधों पे पड़ा हुआ है, एक्स प्लस 1 के कंधों पे, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, ये तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो वी कैन से दैट दिस dy by dx इज ग्रेटर देन 0 इफ x plus 1 is greater than 0. Okay, that means, या आप ये कह लो कि this function is increasing if dy by dx is greater than 0 and this is greater than 0 if x plus 1 is greater than 0 and this is greater than 0 if x is greater than minus 1. और यही तो प्रूव करना था कि x greater than minus 1 पर हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, so that's what we need to prove here, hence proved. तो लॉजिक ये है कि आपको कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ रहा है, आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाल लो, और जहां जहां पर भी वो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां भी डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। दैट मींस ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ अदर टू बी प्लस सी के, बी परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ ए एंड सी के, और सी परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ ए एंड बी के। दैट मींस ए का डॉट बी प्लस सी के साथ जीरो हो जाएगा, सेम वे बी का डॉट ए प्लस सी के साथ जीरो होगा, और सी का डॉट ए प्लस बी के साथ जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, जितना कुछ आपको पता है और जो कुछ क्वेश्चन में यूज होने वाला है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन, बेटर है कि उसको आप लिख दो एग्जाम में। ठीक है, ओके। नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लेना, कभी भी 2 वेक्टर 3 वेक्टर का सम हो, बीच में माइनस साइन हो, प्लस हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसे सॉल्व करो, ए डॉट ए क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस सी। फिर बी को करोगे तो बी का बी के साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बनेगा प्लस बी डॉट ए प्लस सी। फिर सी को करोगे तो सी का सी के साथ तो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी डॉट ए प्लस बी। अब इन तीनों की वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी ऊपर लिख के बता चुका हूँ कि इनकी वैल्यू जीरो है, तो वी आर लेफ्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 3 और सी की 4 है, तो अगर वो पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी कितना बन रहा है 29। तो वी कैन से ये तो स्क्वायर था, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इट कम्स आउट टू बी √29। करेक्ट? So this is your final answer to this question. बस आपको जो 2-3 चीजें याद रखनी है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसके बीच में, कि अगर एक वेक्टर किसी भी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, और मोर ओवर अगर आपको 2 या 3 वेक्टर का सम निकालना है, बीच में प्लस साइन माइनस साइन कुछ भी दे रखा है, देखो मैं माइनस साइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस भी एक तरह की एडिशन ही होती है ना। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 वेक्टर्स a माइनस b, दैट मीन्स यू आर एडिंग, इट्स नेगेटिव टू दिस। ठीक है ना, तो वो बात वही बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनका सम निकालना चाहते हो, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो आप स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने से आप सिंप्लीफाई कर लोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज एंड योर आंसर इज हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
we have to find equation of the perpendicular from the point 3 minus 1 11 to the line this, and also find foot of perpendicular, length of perpendicular, also find the image, सब कुछ ही निकाल देना. ओके तो आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है. लेट से ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x by 2, दिस इज इक्वल टू y minus 2 by 3 and this is equal to z minus 3 by 4. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर निकालना चाहते हो तो लेट अस से इसको मैं k के इक्वल डाल देता हूँ. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इस पॉइंट के? इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2k, 3k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, इसको आप a कह दो. और आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 minus 1 11, इसको मैं b कह देता हूँ. वी कैन से बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो इमेज है वो यहाँ कहीं लाई करेगी, उसे मैं c कह देता हूँ. तो सबसे पहला काम तो ये, इस लाइन को हम कुछ भी mn कह दें. अब आप एक बात बताओ, we can write out direction ratios of AB. AB की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x2 minus x1, that means 2k minus 3, 3k plus 3 हो जाएगा, और 4k plus 3 minus 11, so it comes out to be minus 8. ठीक है, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ये डायरेक्शन रेशियोज निकाली है मैंने AB की. ओके और डायरेक्शन जो mn की है वो मुझे पता है. mn की डायरेक्शन हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इट इज 2 3 4, और मुझे पता है कि AB इज परपेंडिकुलर टू mn. तो वी कैन से कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दिस कम्स आउट टू बी 0. इसको सॉल्व करें. 4k माइनस 6 प्लस 9k प्लस 9 प्लस 16k माइनस 32 इक्वल टू 0. ठीक है, k वाली टर्म्स कौन सी है? 4 9 और 16, 29k माइनस 6 और माइनस 32, दिस विल बी माइनस 38 प्लस 9, तो कितना बनेगा? माइनस 29 बनेगा ये भी. तो मैं ये कह सकता हूँ कि k की वैल्यू 1 आ रही है. अब अगर k की वैल्यू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a विल बी 2 5 एंड 7. बात समझ आ गई? तो हमारे पास क्या आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. फुट ऑफ परपेंडिकुलर a था. अब इमेज भी निकाल सकते हो. इमेज निकालना भी मेरे ख्याल से कोई बड़ी डील रह नहीं गई है, बिकॉज वी नो दैट a इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड c. तो लेट अस एज्यूम कि जो इमेज के कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा गामा है. So we can say that alpha plus 3 by 2, beta minus 1 by 2 and gamma plus 11 by 2, this is equal to, किसके इक्वल है? 257 के. तो कोऑर्डिनेट ऑफ C के आ जाएंगे, निकालो, कंपेयर करो इन दोनों को. 4 माइनस 3 1, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 11, और इनको कंपेयर करेंगे तो 14 माइनस 11 3. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज. ये भी निकल गया. और कुछ रह गया निकालने वाला? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है. तो आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं, a के निकल चुके हैं ना. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 11 माइनस 4 स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 36 प्लस 16. कितना बनेगा ये? रूट 53. दिस मच यूनिट्स. दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. और कुछ रह गया निकालने वाला? आगे सब कुछ निकाल लिया हमने, है ना. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर रहेगी. इक्वेशन निकालोगे, 2 पॉइंट बताएं आपको, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप आप इक्वेशन में निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन में नटशेल में हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो, इमेज निकालनी हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कुछ भी निकालना हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में सारी चीजें कवर करके बैठे हो, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, आपको सेकंड और डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है बेसिकली, आप पहले dx बाई dt निकालो, a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t sin t में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट विल बी t cos t प्लस sin t, ये sin t और माइनस sin t कटेगा, इट इज at cos t। ऐसे dy बाई dt निकालें, dy बाई dt क्या रहेगा, a एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस t cos t में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट विल बी माइनस t sin t प्लस cos t, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे ये कटने वाला इससे, वी आर लेफ्ट विद at sin t, ये dy बाई dt है, ये dx बाई dt है, वी नीड टू कैलकुलेट dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या रहने वाला है, इट विल बी dy बाई dt बॉन dx बाई dt, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। दैट मीन्स at sin t अपॉन at cos t विच कम्स आउट टू बी tan t। ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाई dx की, बट हमें निकालना क्या, सेकंड और डेरिवेटिव निकालना, वी नीड टू कैलकुलेट d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव करना है हमें dy बाई dx का, और dy बाई dx हम निकाल चुके हैं, dy बाई dx क्या है, tan t। अब आप एक बात बताओ, tan t का डेरिवेटिव करना है, तो tan t का डेरिवेटिव तो मुझे पता है क्या होता है, secant square t, बट द प्रॉब्लम इज वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज फंक्शन ऑफ t, तो आपको dt बाई dx को साथ में लिखना ही पड़ेगा ना, तो dt बाई dx आएगा साथ में, तो secant square टू, ये चेन रूल लगाया हमने, secant square t एज इट इज रहेगा, और dt बाई dx कैसे निकालोगे, dx बाई dt की वैल्यू पड़ी है आपके पास at cos t, so it will be 1 upon at cos t which comes out to be 1 upon at into secant cube t, and this is your फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ पे कि आपने dy बाई dx tan t निकाल लिया तो सेकंड और डेरिवेटिव secant स्क्वायर t हो जाएगा, गलत है वो। आप ये देखो ये फंक्शन t का है, आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो secant स्क्वायर t के साथ dt बाई dx लिखना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी ज़रूरी है, ठीक है। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशंस। चलो, show that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3 and also find its maximum volume। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम इन चैप्टर में से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। we can say this is a sphere, we have to prove that height of cylinder of maximum volume, अगर इसके अंदर एक सिलेंडर फिट किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझ लेना मैं जो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r है, ओके। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी हाइट 2r बाई रूट 3 रहेगी। तो लेट अस अज्यूम, मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये ओ सेंटर है, और कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी सी डी, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। अब आप ये देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ओ बी किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड ए बी विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप निकाल सकते हो ये, है ना, ओ बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ए बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा और आर साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा,
रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी आर कॉस थीटा। और मैक्सिमाइज क्या करना है हमें यहाँ पे, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, मतलब आर कॉस थीटा का स्क्वायर इनटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। और वी कैन से 2 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि मुझे इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया मैक्सिमम मिनिमम का ना, तो मैंने आपको बताया जो चीज़ गिवन है उसके रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते, तो आर के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा। सो वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये 2 पाई आर क्यूब एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, तो इट विल बी कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये बन गया। और कंडीशन होती है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस डेरिवेटिव दैट मीन्स डी वी बाई डी थीटा दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। आप ये कह लो कि ये पूरा ज़ीरो के इक्वल होगा, तो कॉस क्यूब थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन निकाल के कट गया, वी कैन से कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही है। ठीक है, so if tan square theta is 1/2 that means tan theta will be 1/√2। बस ये ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप दिमाग में डाल लोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रैमिंग करनी है, पर आप ये समझ लो कभी भी स्फीयर के अंदर अगर सिलेंडर डाला होगा ना और ये थीटा निकाला तो tan थीटा 1/√2 आना चाहिए। मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता था कि tan थीटा 1/√2 आएगा, मैं निकाल दिया। यूजली क्या होता है जैसे कॉम्पिटिशन में या आप कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको ये दिमाग में इमेज रखनी है कि ये tan थीटा 1/√2 आने वाला है। खैर आपको सीबीएसई में तो पूरा करके दिखाना ही पड़ता है। सो tan थीटा इज 1/√2 है। अब tan थीटा आ गया तो इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा √3। तो आप बता सकते हो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√3 आ रहा है। तो हाइट क्या बन जाएगी, हाइट यहाँ से 2r साइन थीटा इज 1/√3, so it comes out to be 2r/√3 and that's what we need to prove here। बन गई बात। तो हाइट जो आ रही है वो 2r/√3 आ रही है। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो साइन थीटा आप निकाल चुके हो, यहाँ से कॉस थीटा भी बता दोगे क्या आएगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो रेडियस कितना बन जाएगा √2/√3r, इसकी वैल्यू डाल दो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, ये वॉल्यूम है ना, तो बताना जरा कितना आ रहा है, 2 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r/3, और साइन थीटा का नो आर तो मैं पहले ले चुका हूँ ना, आर को कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉस का स्क्वायर कर रहे हैं ना, कॉस थीटा के लिए √2/√3 है, उसका स्क्वायर 2/3 होगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी 1/√3। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 4 पाई आर क्यूब बाय 3√3। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मैक्सिमम तो हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया, बट अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि मैक्सिमम ही था तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, और आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना, उसमें cos थीटा sin थीटा की वैल्यू डालोगे तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। दिस इज हाउ वी प्रूव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, देखने में कई बार मुश्किल लग सकते हैं, बट अगर आप इन्हें एक दो बार ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक all these questions on your tips। Okay, now the next question is question number 18th। इसमें हमें क्या करना है, we have to determine this product and use it to solve the system of equations x minus y plus z equal to 4। okay, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1
1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, चेक करें। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -4 +4 एंड देन 8, 0 0 0 8 0 0 0 8, ये आएगा। करके देख लो, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, ठीक है। और आप 8 कॉमन निकाल लो, तो हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी आ रहा है। लेट्स से दैट दिस मैट्रिक्स इज ए, this matrix is A, this is B, so we can say A into B, this is equal to 8 into I। क्लियर है, ये वैल्यू आ रही है। अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो मैट्रिक्स फॉर्म विल बी 1 -1 1, 1 -2 -2 एंड 2 1 3। इसका प्रोडक्ट अगर हम x y z इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो आंसर आ रहा है 4 9 एंड 1। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको इसको यूज करना है, इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करेंगे। आप ये देखो, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए या बी है, बी है, तो वी कैन से बी एक्स इज इक्वल टू, इसको कुछ नाम दे दो, इसे मैं कह देता हूँ सी। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स विल बी इक्वल टू B इनवर्स C। क्लियर है, A और B का प्रोडक्ट 8i के इक्वल है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 1/8 ऑफ A दिस इज इक्वल टू I इंटू B इनवर्स, या फिर आप ये कह लो कि B इनवर्स किसके इक्वल है, 1/8 ऑफ A के इक्वल है। करेक्ट, वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x comes out to be 1/8। what is a here, a is -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। इसका प्रोडक्ट करना है c के साथ, c here is 4 9 1, तो देखें क्या आ रहा है 1/8, प्रोडक्ट इज -16 plus 36 plus 4, then -28 plus 9 plus 3, then 20 minus 27 minus 1। ठीक है, सॉल्व करो कितना आता है, ये देखो क्या बनेगा, 36 minus 16 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया। ये कितना बन रहा है, 9 plus 3 12, -28 + 12, तो ये -2 बन गया, और ये -8/8 -1 बन गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है 3, y कम्स आउट टू बी -2, z कम्स आउट टू बी -1। ये आंसर निकल गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। पहले वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या आंसर सही आ रहा है, 3 -2 5, और उसमें से 1 माइनस करना है तो 4, करेक्ट, यही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज मिसिंग वेरिएबल्स x y एंड z। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y minus x dy by dx, this is equal to a into y square plus dy by dx। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना बहुत ही मज़ेदार गेम है। मज़ेदार गेम ये होती है कि एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी टॉपिक है या उसे अच्छी तरह से आ गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बोर्ड में आ जाकर कितनी इक्वेशन है, 3 टाइप की इक्वेशन तो आती है ना, या तो वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप बुक में से, टेक्स्ट बुक में से या किसी और बुक में से क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हुए आपको पता होता है कि ये एक्सरसाइज होमोजीनियस की है, ये एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है ना। बट व्हेन वी डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब आपको एक मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है, अब आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है ये फिगर आउट करना कि यहाँ पर होमोजीनियस लगेगी, वेरिएबल सेपरेबल लगेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी, कौन सी टाइप है ये, है ना। और वो फिगर आउट कर पाना स्टूडेंट के लिए चैलेंज हो जाता है। तो लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये होमोजीनियस हो सकती है?
मुझे लगता है होमोजीनियस तो नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? होमोजीनियस में हर टर्म की डिग्री सेम होती है। ये 2 डिग्री का मिल रहा है मुझे, ये 1 डिग्री का मिल रहा है, तो होमोजीनियस तो नहीं है ये बात तो कन्फर्म हो गई है, ठीक है। अच्छा एनीवे इसे सॉल्व करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप एक काम करो, ये y वाली टर्म हम एक साइड ले आते हैं, y माइनस ए वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो इट विल बी a प्लस एक्स। तो क्लियरली x वाली टर्म्स अलग हो रही हैं, y वाली अलग हो रही हैं, तो वी कैन से दैट dx अपॉन x प्लस a दिस इज इक्वल टू dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन y इंटू वन माइनस ए वाई। लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली सॉल्व हो जाएगी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू, we can say integration of integrating both side dx upon x plus a, this is equal to integration of 1 upon y into 1 minus ay dy, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, 1 upon y into 1 minus ay, this can be written as a upon y plus b upon 1 minus ay. Taking LCM we can say 1 is equal to a into 1 minus ay प्लस बी इंटू वाई। अगर मैं पुट करूं y को 0 तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ a एज 1, ठीक है। और अगर हम पुट कर लें एक बार y को 1 बाई a तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ b एज a। ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो you will get 1 upon y into 1 minus ay, this is equal to a की वैल्यू है 1 upon y प्लस a upon 1 minus ay। और अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो इस साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी log y, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब अगर माइनस साइन और लगा दिया जाए तो इट विल बी माइनस लॉग 1 माइनस ए वाई, ठीक है, यही आ रहा है। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी कैन से द रिजल्ट विल बी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू, इस साइड की इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लिए, लॉग ऑफ y अपॉन 1 माइनस ए वाई प्लस लॉग सी। आप लॉग सी राइट हैंड साइड लगाओ या राइट हैंड साइड लगाओ, इट्स अप टू यू, एक ही बात है। तो वी कैन से लॉग दोनों साइड से काट देंगे, x प्लस ए दिस इज इक्वल टू सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। सो दिस इज फाइनल आंसर, और यू कैन से सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बट मेरा कंसर्न फिर वही है, मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो पहला 1 मिनट आपने सिर्फ ये सोचने में लगाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, ये होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है। क्योंकि अगर आप ये फिगर आउट कर पाओगे उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमें कौन सी इक्वेशन को किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम योर 3D चैप्टर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a सो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर स्क्यू। स्क्यू लाइन्स क्या होती है? द लाइन्स विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। तो पहले हमें ये बताना है कि a की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए लाइन स्क्यू नहीं है। तो पहले पहली वाली लाइन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, और इस लाइन की 5 to 1, ये इक्वल तो नहीं है। तो क्लियरली ये बात तो क्लियर हो गया मुझे कि ये पैरेलल तो नहीं है, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, बिकॉज if two lines are parallel then their direction ratios they must be proportional to each other। ये proportional नहीं है, ओके चलो। अब प्रोपोर्शनल नहीं है और हमें ये कह रखा है कि लाइंस स्क्यू होनी चाहिए, तो किस वैल्यू के लिए एक ही हो सकती है? तो पहली लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 एंड z माइनस a/4। सेकेंड लाइन इज x माइनस 4/5, दिस इज इक्वल टू y माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू z/1। आप एक काम करो, इसे r के इक्वल डालो और इसे s के इक्वल डालो, दोनों लाइन के जो पॉइंट सारे वो निकालो। तो अगर पहली लाइन से निकालेंगे वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 2r प्लस 1, y इज इक्वल टू
3r plus 2 and z is equal to 4r plus a. From second equation we are getting x as 5s plus 4, y as 2s plus 1 and z as s only. Now if these two lines are intersecting तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग वन पॉइंट जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना. अगर मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट तो कॉमन ही होगा ना. तो ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो पहली क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वल आएंगे. दैट मीन्स 2r plus 1 this must be equal to 5s plus 4 and 3r plus 2 this must be equal to 2s plus 1. चलो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट वी आर गेटिंग 2r minus 5s this is equal to 3. From this we are getting 3r minus 2s this is equal to minus 1. अब इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से कर लो, क्या बचेगा 4r minus 10s this is equal to 6. 15r minus 10s this is equal to minus 5. सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशंस को. We can say this will be minus 11r is equal to 11. That means r की वैल्यू minus 1 आ रही है. और r की वैल्यू minus 1 डालोगे तो s क्या आ जाएगा, पुट करके देख लो. r को minus 1 डाला जाए यहाँ पर तो we are getting minus 3, उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा. तो we can say minus 2s this is equal to ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा. 2 ये भी -1, अच्छा मैं -1 + 3 कर देता हूँ. तो वी आर गेटिंग s ऑल्सो एज -1. r की वैल्यू भी -1 आ रही है और s की भी -1 आ रही है. वी कैन पुट इट हेयर. तो 4r plus a this is equal to s. So we can say -4 plus a this is equal to -1 which gives value of a as 3. ठीक है, मतलब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो a कितना होना चाहिए 3. बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि a की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए लाइंस स्क्यू है. दैट मीन्स लाइंस शुड नॉट बी पैरेलल एंड शुड नॉट बी इंटरसेक्टिंग. पैरेलल तो ये है ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है. तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट मीन्स लाइंस आर नॉट पैरेलल. और इंटरसेक्टिंग तब होगी अगर a की वैल्यू 3 होगी. सो वी कैन से दैट लाइंस आर स्क्यू if a is not equal to 3 because अगर a 3 हो गया तो समस्या है, a 3 हो गया तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी. So this is solution for this question that a should not be equal to 3 for lines to be skew. ठीक है, so this question is based on your 3D. अब ये इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. यहाँ तो चलो आपको a की वैल्यू निकालनी थी, अदरवाइज ऐसा हो सकता है आपको दो लाइन की क्वेश्चन दी हो और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है. जैसे इस केस में मुझे पता है कि अगर a 3 आ जाएगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी. या ऐसा हो सकता है आपको ये कहा जाए कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है और आप a की वैल्यू निकालो, उसका आंसर हो जाता है इक्वल टू 3. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ भी है. ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड दैट इज द एंड ऑफ सेशन 1. बट ये 1 सेशन का एंड है. अभी हम अगले सेशंस भी कवर करेंगे जिसमें हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे. So I hope you enjoyed the session. Thank you.